Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to start class 10th chapter number 6 mathematics triangles. इस वाली वीडियो में हम ट्रायंगल्स वाला चैप्टर 1 शॉर्ट पूरा कंप्लीट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हो, तो इसमें जो बेसिक्स होते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म हो गया हो तो उसकी क्या कंडीशन है कि वो दो साइड्स का समझे तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो फिर ये सारी नॉर्मल चीज़ें आपने जो क्लास 9th में पढ़ी हुई, तो इस ट्रायंगल्स वाला चैप्टर स्टार्ट होता है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी का इन दोनों का हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया और सेकंड सर्कल ये वाला ड्रॉ किया, दोनों की डिफरेंट रेडियस है, लेकिन ये दोनों सिमिलर हो गए लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं हो गए। सिमिलर का मीनिंग है कि अगर मैं इस सर्कल का साइज छोटा बड़ा करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ तो ये सिमिलर फिगर्स हो गए। और कॉन्ग्रेंट का है कि मुझे छोटा बड़ा नहीं करना, सीधा इसके ऊपर अगर ओवरलैप हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर वो कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं। मतलब कि ये दोनों सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। और इसका ये एग्जांपल कॉन्ग्रेंट के लिए होगा, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और सेम रेडियस का दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट फिगर्स होगी। तो ये था सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी तब होता है कि जब दोनों पे फर्स्ट फिगर का बिना साइज छोटा बड़ा किए एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप कर सकते हैं तो वो हो जाएगा कॉन्ग्रेंट फिगर। अगर उसमें साइज छोटा बड़ा करना पड़े, मतलब कि जैसे कि ये सर्कल है, इसका अगर मैं साइज छोटा बड़ा कर दूँ तो फिर मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा सिमिलर फिगर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और ये आइडेंटिकल सेम साइड लेंथ का दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया, तो फिर मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट फिगर। और लेकिन अगर मैं ये ये स्क्वायर ड्रॉ करूँ और इससे एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ कर दूँ तो ये सिमिलर हो गए लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं हो गए। तो सिमिलर इसलिए क्योंकि मैं इस वाले स्क्वायर का साइज छोटा बड़ा करके दूसरे स्क्वायर के ऊपर कर सकता हूँ, ओवरलैप कर सकते हो। तो ये तो था सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बीच में डिफरेंस। सिमिलर फिगर्स वो होती है कि अगर मैं साइज छोटा बड़ा करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो तो वो हो जाएगा सिमिलर फिगर्स। अगर बिना साइज छोटा बड़ा के ओवरलैप कर सकते तो वो हो जाएगा कॉन्ग्रेंट फिगर्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं। वो है, फर्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर मेरे पास ये स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, कोई और स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, तो फिर ये दोनों स्क्वायर से सिमिलर हो गए क्योंकि मैं इस स्क्वायर को छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ। तो फिर ये फर्स्ट आ जाएगा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो फर्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सेकंड, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि मैं सर्कल का साइज छोटा बड़ा करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर सर्कल और बाकी सारे सेम है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसी तरह से अगर मेरे पास ये वाली लाइन सेगमेंट है और ये वाली दोनों लाइन, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट है और ये सेकंड लाइन सेगमेंट है, मैं सेकंड वाली लाइन सेगमेंट का साइज छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। तो फिर इसी तरह से दुनिया की जितनी भी लाइन सेगमेंट्स होगी उनका मैं साइज छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ। इसका मीनिंग हुआ ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। सेकेंड थर्ड देखते हैं। थर्ड है कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स जो इक्वल होते हैं और साथ में साइड्स भी इक्वल होती है। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये जो इससे बड़ा वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि मैं इसका साइज छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। तो फिर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर और ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो था कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है, लेकिन अगर मेरे पास दो पॉलीगन्स है तो फिर दोनों जो सिमिलर के क्या कंडीशंस है कि दोनों सिमिलर हो गए, और क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पॉलीगॉन्स के दो पॉलीगॉन्स की सिमिलैरिटी के लिए और दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए। फर्स्ट है कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू पॉलीगन्स। तो अगर मेरे पास दो पॉलीगन्स है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीगन है और एक मैंने एक दूसरा पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों जो पॉलीगन्स है वो सिमिलर तभी होंगे जब इनके सारे एंगल सिमिलर हो गए। ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर इन दोनों पॉलीगन्स के सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन कि अगर ये सेटिस्फाई होती है तो फिर ये जो सिमिलर हो गया। और सेकंड कंडीशन है, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि इनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। corresponding sides should be proportional. Corresponding sides should be proportional. ऑल एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर मेरे पास ट्रायंगल पे एक पॉलीगन है तो ट्रायंगल से ले लेते हैं। अगर मेरे पास ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये एक सेकंड ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर तभी होंगे जब इनके एंगल्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगे जब इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए और ये भी 60 डिग्री। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सेकंड कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनेट का मीनिंग है कि अगर मैं दिस साइड इस वाली साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय इस वाली साइड की लेंथ करता हूँ तो फिर वो इस वाली साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय इस वाली साइड की लेंथ आना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ अगर ये ट्रायंगल की नेमिंग दे देते हैं ABC और ये है DEF, तो फिर AB divided by DE should be equals to EF should be equals to BC divided by EF is equals to AC डिवाइडेड बाय DF। मतलब कि अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो सेम हो जाते हैं, मतलब कि AB डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय EF इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय DF, तो फिर ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन की। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर ये जस्ट दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएगी, और ये दो कंडीशन अगर पॉलीगन्स में सेटिस्फाई होती है तो दोनों पॉलीगन्स सिमिलर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि क्या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है तो दोनों सिमिलर हो गए। ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल ABCD ABC और ये है सेकंड ट्रायंगल DEF। तो क्या क्राइटेरिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये तो जब मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि ऑल एंगल्स शुड बी सिमिलर, कि अगर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D या एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और साथ में सेकंड कंडीशन थी कि साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, लेकिन कुछ अलग से क्राइटेरियन है कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाते तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। फर्स्ट है A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सेकंड है S सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, थर्ड है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का मीनिंग है अगर तीनों एंगल्स, ये हो गया फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल
थर्ड एंगल, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते तो फिर सिमिलर हो गया। ये था फर्स्ट क्राइटेरियन। और सेकंड क्राइटेरियन है कि अगर इन सबके साइड लेंथ सेम हो जाती है, मतलब कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो फिर इसकी भी सारी इस वाले ट्रायंगल्स की भी सारी जो साइड लेंथ होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये था सेकंड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। थर्ड है SAS। SAS का मीनिंग है कि अगर एक ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल हो जाए, और सेकंड एक एंगल इक्वल हो जाए। यहाँ पर इक्वल का मीनिंग है प्रपोर्शन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो है ट्रायंगल से रिलेटेड है, देखते हैं। थेल्स थ्योरम में जो थ्योरम होती है वो तो कहती है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इसको नेमिंग दे देते ABC। अगर ये ट्रायंगल ABC है और मैंने इस BC साइड से पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन होगी DE, तो फिर थेल्स थ्योरम के हिसाब से AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। तो थेल्स थ्योरम जो है ये कहते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट ट्रायंगल भी ABC, और यहाँ पर मैंने BC साइड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी DE, तो फिर AD डिवाइडेड बाय DE, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो ये था थेल्स थ्योरम। लेकिन ये जो है फर्स्ट रिजल्ट है, इससे और रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो कैसे देखते हैं। अगर मैं इस रिजल्ट के बोथ साइड्स +1 कर दूँ, मैंने यहाँ पर ये वाला रेशियो था AD डिवाइड बाई DB, अगर मैं बोथ साइड्स +1 कर देता हूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा AE डिवाइड AC +1। तो अगर इसमें +1 कर देते तो मेरे पास आ जाएगा ए मतलब AD प्लस DB डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC। तो फिर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ AD प्लस DB दोनों का अगर मैं ऐड कर देता हूँ AD प्लस DB तो टोटल आ जाएगा AD। तो ये हो गया AB प्लस DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE प्लस EC टोटल जो AC हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड रिजल्ट निकल के आ गया AB डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई EC। तो ये था फर्स्ट रिजल्ट। अगर इसके बोथ साइड्स +1 कर देते तो सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा AB डिवाइड बाई DB इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई AC डिवाइड बाई EC। अब थर्ड रिजल्ट कैसे निकालें। थर्ड रिजल्ट जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसका तो ये तो था कि हम सेकेंड रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये तो फर्स्ट रिजल्ट और ये थर्ड रिजल्ट। अब बात करते हैं तो थी थेल्स थ्योरम, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि मतलब ये थ्योरम आई कहाँ से। तो अब बात करते हैं थेल्स थ्योरम का क्या प्रूफ है। थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ मतलब कि जो थ्योरम है ये आई कहाँ से, अब वो देखते हैं। इसमें सेम है कि अगर मैंने एक ट्रायंगल लेट कर लेना, जो फर्स्ट स्लाइड पे फिगर बनाई थी सेम यहाँ पर बनानी है। एक ट्रायंगल लेट कर लेते ABC और BC साइड से पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी DE, और साथ में इसमें कुछ हमें कंस्ट्रक्शंस करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, D और C दोनों को ज्वाइन कर देना, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। और सेकेंड B और E को ज्वाइन करना है, तो ये कर दिया। और साथ में क्या करना है, E पॉइंट से AB लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और सेकेंड D पॉइंट से AE लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ
परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इन दोनों को इमेजिनरी लाइन्स की हेल्प से ज्वाइन कर देना। अब सेकेंड स्टेप है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। सेकेंड स्टेप है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसे हमें दो तरीके से निकालना है। दो तरीके से कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हम बेस को चेंज करके दो बार दो अलग अलग तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी। अगर मैं फर्स्ट केस में ए डी को बेस लेट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस ए डी इंटू हाइट। हाइट इस केस में हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को एम लेट कर लेता हूँ और एन, तो हाइट इस केस में हो जाएगी एम ई। अब दूसरे तरीके से एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो वो कैसे निकलेगा? अगर मैं हमने फर्स्ट केस में इसे बेस माना था ए डी को, अगर मैं इसके जगह ए ई को बेस मान लूँ, मतलब कि इसे बेस मान लूँ, तो फिर मेरे पास बेस भी चेंज हो गया और हाइट भी चेंज हो गई। मतलब कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे तरीके से मैंने निकाल लिया। हाफ इंटू, अगर मैं इस टाइम बेस ए ई मान ले तो यहाँ पर बेस ए ई हो जाएगा और हाइट इस केस में डी एन हो जाएगी, डी एन। तो ये हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी दो तरीके से निकाल लिया। फर्स्ट है हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई और सेकेंड है हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। अब सेकेंड हमें क्या करना है? पहले तो ये ट्रायंगल डी ई एन और सेकेंड डी सी ई, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी हो जाएगा, अगर मैं बेस इसे मान लेता हूँ डी बी को, तो फिर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ इंटू बेस डी बी इंटू हाइट। हाइट इस केस में हो जाएगी, अगर मैं ये मेरे पास बेस है, ये वर्टेक्स हो गया, इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हाइट यहाँ पर हो जाएगी एम ई। तो हाफ ऑफ डी बी इंटू एम ई। तो ये हमने निकाली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। अब सेकंड थर्ड हमें क्या करना है? ये हमने निकाले फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और सेकंड निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी। थर्ड हमें एरिया निकालना है इस वाले ट्रायंगल का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हो जाएगा। तो इस वाले केस में मैं ई सी को अगर बेस लेट कर लेता तो मेरे पास हाइट आ जाएगी डी एन। अगर मैं ई सी को बेस लेट कर लेता तो मेरे पास यहाँ पर डी मेरे पास वर्टेक्स हो गया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो फिर मेरे पास इसकी हाइट हो जाएगी डी एन। तो इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बेस ई सी इंटू हाइट डी एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने तीन एरियाज निकाली। अब मुझे क्या करना है? इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो लेना है। कैसे लेके देखते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ये कह सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी और इस साइड पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। और अगर हम बोथ साइड रेसिप्रोकल ले तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। और ये ट्रू है, ट्रू इसलिए क्योंकि अगर मैं इसे बेस लेट करने की जगह इसे बेस लेट कर ले तो मतलब कि डी ई को बेस लेट कर लेते तो फिर मेरे पास दोनों ट्रायंगल्स का ट्रायंगल डी ई बी और ट्रायंगल डी ई सी, दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम हो जाएगा डी ई। और अगर यहाँ से मैं इनकी हाइट देखता तो हाइट ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो फिर इन दोनों की हाइट भी सेम हो जाएगी। तो इसका मीनिंग होगा कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है। अब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है तो फिर
यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला रिजल्ट ट्रू है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो अब यहाँ तक हमने कर लिया, ऐसे हटा देते हैं। इस रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पर लिख इस रिजल्ट को यहाँ पर लिख लेते, लेकिन यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इनकी वैल्यूज़ निकाली थी। अब इन वैल्यूज़ को हमें इस रिजल्ट में, इस वाले रिजल्ट में पुट करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी यहाँ से आया था। अगर मैं फर्स्ट देख तो फर्स्ट हमने एरिया निकाला था वो है हाफ ऑफ ए डी इंटू डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी यहाँ पर है हाफ ऑफ बेस यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो डी ई बी ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ ऑफ बेस डी बी इंटू एम ई। और इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी यहाँ पर है हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एन। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एम ई और डी एन कैंसिल आउट हो रहा है, एम ई और डी एन कैंसिल आउट हो गया और हाफ से हाफ मर गया। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट थेल्स थ्योरम ही है, वो हो गया ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, जो कि थेल्स थ्योरम है। तो ये तो था थेल्स थ्योरम का प्रूफ। तो अब बात करते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम हमने पढ़ लिया कि अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं बेस से तो फिर जो रेशियोज सेम हो जाते हैं साइड्स के। तो अब बात करते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है। थेल्स थ्योरम कहता था कि अगर मेरे पास डी ई इज पैरेलल टू बी सी तो मैं कह सकता हूँ ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। तो ये तो थी थेल्स थ्योरम, लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मीनिंग हो गया कि थेल्स थ्योरम का उल्टा। तो मतलब क्या, अब जो है हम यहाँ से नहीं इससे यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसका मीनिंग हुआ कि अगर ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ए सी हो रहा है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मतलब कि अगर मैं पहले हमें थेल्स थ्योरम में था कि अगर दोनों जो साइड्स है वो पैरेलल है तो फिर मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है, मतलब कि रेशियो सेम हो रहा है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि दोनों साइड्स जो है पैरेलल है। ये तो थी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और जैसे हमने थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया था वैसे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को भी वो प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी तो हमने बात की सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कि सिमिलर ट्रायंगल्स वो सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन है कि इक्वल एंगल्स होने चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है और फर्स्ट ट्रायंगल ये और सेकंड ट्रायंगल ये है, तो दोनों जो है सिमिलर तभी हो गए जब इनके सारे एंगल्स इक्वल हो गए, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब कि साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन अब अगर जो मेरे पास गिवन है कि मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों जो ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, बोथ आर सिमिलर, तो फिर हमें इनकी सिमिलैरिटी से क्या मिलेगा, मतलब कि हमें क्या बेनिफिट होगा इन दोनों की सिमिलैरिटी से। हमें इन दोनों को सिमिलर क्यों करना है, उसका यहाँ पर आंसर है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कहता है कि अगर मेरे पास एक है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल है डी ई एफ और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कहता है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा उन दोनों का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई
एफ। तो दोनों का रेशियो जो है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते जैसे कि ए बी डिवाइड बाय डी ई का स्क्वायर, और इसे एक्सटेंड करके कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, दोनों के जो एरिया उन उसका रेशियो इज इक्वल टू उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो फिर आ जाएगा यहाँ पर ए बी डिवाइड बाय डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय ई एफ का स्क्वायर। तो ये तो होता है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर तो ट्रायंगल डी ई एफ, तो इससे हमें एरिया के रिलेटेड हमें क्या कंडीशन मिलती है कि दोनों जो एरिया है उन दोनों का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने बात की एरिया की, लेकिन पेरीमीटर के लिए भी कुछ कंडीशन होती है। पेरीमीटर के लिए कंडीशन है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर अगर मैं पी आर से डिनोट कर देता हूँ, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों के पेरीमीटर का रेशियो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए बी डिवाइड बाय डी ई। तो ये है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल से सिमिलर है तो फिर उनके पेरीमीटर्स के रेशियो किसके इक्वल होगा। और इससे पहले हमने किया था कि अगर उनके दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर एरिया का रेशियो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। अब इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स थे, और रिजल्ट्स है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस है उनके भी रेशियो सेम होंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो सेम होंगे, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बाकी जो भी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल एक तो हो गया मीडियंस, एक है एंगल बाइसेक्टर्स और थर्ड है ऑल्टीट्यूड्स। तो मतलब कि मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स और ऑल्टीट्यूड्स, इन सब के रेशियो जो है कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, इन सब के रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल हो जाएगी। ये तो होते हैं कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके बीच में, तो उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है कि उनके एरियाज़ का क्या रेशियो होगा, सेकेंड है कि पेरीमीटर का क्या रेशियो होगा, और थर्ड है कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स और ऑल्टीट्यूड्स, इनका रेशियो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल होता है। अब सेकेंड देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ये आती कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल एट ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और ये इसके आगे हो गया, इसे सी ले लेते हैं, ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस पर बेस परपेंडिकुलर। ये है कि अब पाइथागोरस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर उसका जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और जो बेस है, दोनों के स्क्वायर का सम जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ है कि अगर मेरे पास
इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही तो सबसे पहले हमें प्रूफ में एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। इसे अभी हटा देते हैं। तो अब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया था। इसकी नेमिंग, अगर हम इसकी नेमिंग कर देते, ये हो गया ए बी सी, ये राइट एंगल लाइट भी है। अब जो है ये, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी होगी। जैसे कि हमने थेल्स थ्योरम में कुछ कंस्ट्रक्शंस की थी, वैसे ही हमें सेम कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में भी करनी है। अब इसमें क्या करना होगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाना है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एक राइट एंगल के लिए हमें एक राइट एंगल और बनाना होगा जिससे हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें। तो फिर हमने ये वाले पॉइंट बी चूज़ किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए सी लाइन पर। अब नेक्स्ट क्या करना होगा कि ये हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्या करना है, अब जो है हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, हमें अभी प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी, और इस पॉइंट को ले लेते हैं डी, सी बी डी। और सेकेंड हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी डी बी ए। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को प्रूफ कर देते तो इन दोनों चीज़ों को प्रूफ करने से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उससे हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास इसमें हम ए सिमिलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। ए सिमिलैरिटी का मीनिंग है कि तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल तो इक्वल हो ही रहा है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री है। लेकिन हमें सेकेंड चीज़ देखनी है, अगर मैं इससे अल्फा ले लेता हूँ तो ये मेरे पास 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ पर अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल सी बी डी मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल ए बी सी में जो मेरे पास एंगल्स है, पहला तो है 90 डिग्री, फिर अल्फा, फिर 90 माइनस अल्फा। और जो सेकेंड ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी, इसमें इसके एंगल्स भी हम देखें तो एक आ गया 90 डिग्री, एक आ गया अल्फा, एक आ गया 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री, सेकेंड अल्फा, और थर्ड है 90 माइनस अल्फा। अब ये दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो फिर मेरे पास ये प्रूफ हो गया बाय ए सिमिलैरिटी कि जो सारे एंगल्स इक्वल है, तो फिर ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो गए। अब सेकेंड है कि अगर मेरे पास प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो फिर इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ये है कि हम कह सकते हैं कि इसको जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनके रेशियो सेम हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मीनिंग हो गया कि अगर मैं ये ले लेता हूँ ए बी डिवाइड, तो अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये आ जाता है और तीनों जो रेशियोज है वो इक्वल है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें बी सी को पकड़ना है। बी सी को हमने पकड़ा क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो फिर हम ये वाला रेशियो लेते हैं। ये वाला रेशियो लिया तो फिर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो फिर ऐसे कह सकते हैं बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ गया कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए सी इंटू सी डी। अब हमें क्या करना है कि इसी तरह से जैसे हमारे पास बी सी का स्क्वायर की वैल्यू आएगी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रिजल्ट, इसे कह देते हैं रिजल्ट 1। अब सेकेंड हमें क्या करना है, क्योंकि हमने बी सी का स्क्वायर इसलिए निकाला है क्योंकि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में आता है बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में बी सी का स्क्वायर की टर्म आती है, तो इसलिए हमने बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब सेकेंड हमें क्या करना है, जैसे हमने बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली उसी तरह से हमें बी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। बी स्क्वायर की हम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हम प्रूव कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ए। तो फिर यहाँ से जैसे हमने यहाँ से ये वाला रिजल्ट निकाला था, तो इसी तरह से हम यहाँ से जो बी सी ने बी स्क्वायर के लिए रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें भी हम ए सिमिलैरिटी यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी के क्या एंगल्स है। तो ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं, तो इसके फर्स्ट एंगल तो आ गया 90 डिग्री। अब मैंने इसे अल्फा लेट किया था अल्फा, और ये एंगल आ गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अब सेकेंड ट्रायंगल है ट्रायंगल बी डी ए। तो ट्रायंगल बी डी ए अगर हम यह देखते हैं तो 90 डिग्री तो यहाँ पर मिल रहा था, 90 डिग्री हो गया, एक एंगल हो गया अल्फा। और थर्ड एंगल में एंगल से हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें ये पता है एंगल 90 डिग्री, ये अल्फा। तो बाय एंगल से हम प्रॉपर्टी कहते हैं कि एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यह मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो इसका जो थर्ड एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। तो इस वाले ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो है 90 अल्फा और 90 माइनस अल्फा, और इस वाले ट्रायंगल के जो एंगल्स हुआ है 90 अल्फा और 90 माइनस अल्फा, दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स है वो इक्वल है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो इससे हम जो कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो निकाल कर हम बी ए स्क्वायर के लिए ऐसा वाला रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें करना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर। तो फिर अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करते हैं तो फिर पहले हमें क्या करना होगा, हाइपोटेनस ले लेते हैं ए बी डिवाइड बाय इसकी हाइपोटेनस है ए सी इज इक्वल्स टू इसे ले लेते हैं डी ए डिवाइडेड बाय जो अल्फा 90 डिग्री डी डिवाइड बाय ए बी। तो यहाँ पर अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल्स टू डी ए डिवाइड बाई ए बी। और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, सेम हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मेरे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ए इंटू ए सी। ये मैं कह सकती हूँ ये है हमारे पास सेकेंड रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट और ये सेकंड रिजल्ट। अगर मैं फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट दोनों का ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी यही कहती है कि बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है। हमें बी सी का स्क्वायर की वैल्यू पता है, बी ए के स्क्वायर की वैल्यू पता है, दोनों का ऐड कर देते हैं हमारे पास सी ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले बी सी के स्क्वायर की वैल्यू है ए सी प्लस सी डी, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी प्लस डी ए इंटू ए सी। अब यहाँ से हम ए सी को कॉमन ले सकते हैं। ए सी अगर मैंने बाहर ले लिया कॉमन तो मेरे पास अंदर आ जाएगा सी डी प्लस डी ए, और सी डी प्लस डी अगर हम दोनों का ऐड कर देते हैं तो फिर मेरे पास आ जाएगा ए सी, क्योंकि यहाँ पर डी जो कॉमन है तो फिर सी डी प्लस डी ए दोनों का ऐड करने पर ए सी आ जाएगा। तो ए सी इंटू ए सी जो हो गया ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि बी सी प्लस बी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर।